राजनीति में कामयाब वही होता है जो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, जो राजनीति के बनाए बनाए खांचे को तोड़ने में भी नहीं हिचकिचाता, जो जरूरत पड़ने पर अगर एक लकीर को छोटा करने के लिए दूसरी बड़ी लकीर खींचता है तो कई बार पहली लकीर को मिटा भी देता है, जो दूसरे दलों के उन नेताओं पर नजर रखता है जिसको अपने साथ मिलाकर बाली का बल पैदा किया जा सकता है। बंगाल में अमित शाह ने उसी राजनीतिक नुस्खे को आजमाया जिसमें ममता के सबसे करीबी शुभेंदु अधिकारी आज अमित शाह के सबसे खासम खास हैं। शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहाँ पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उन्होंने बीजेपी के प्रचंड विजय रथ को बहुमत की जादुई रेखा से काफी पहले ही रोक दिया। कहां तो बीजेपी को लगता था कि अब की बार सीटों का आंकड़ा 400 पार जाएगा और कहां पार्टी 240 पर ठहर गई। जिस कांग्रेस को 2014 और 2019 के चुनावों में इतनी सीट नहीं मिली कि वो विपक्ष का नेता बन सके, उसी कांग्रेस ने 99 सीटें जीत ली, जबकि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया ब्लॉक भी 235 सीटों तक पहुंच गया। उसके बाद राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कई बार सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ राहुल गांधी की नोकझोंक हुई। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। विपक्ष जहां अपनी बढ़ी हुई सीट पर जश्न मनाने में मशगूल हो गया, वहीं अमित शाह ने ठंडे दिलो दिमाग से उस कमजोरी की निर्मम विवेचना शुरू कर दी। जैसा कमजोरी दिखाना उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। विपक्ष लोकसभा में बीजेपी की सिमटी हुई सीटों की तरफ देख रहा था और अमित शाह 6 महीने बाद होने वाले राज्यों में विधानसभा चुनावों की ओर देख रहे थे। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड से लेकर दिल्ली तक अमित शाह की नजरों में तैरने लगे। खास बात यह थी कि एक दिल्ली को छोड़कर बाकी राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा या झारखंड हो, बीजेपी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। ऐसे में विपक्ष जहां ये मानकर चल रहा था कि हम इन राज्यों को जीत ही जाएंगे, अमित शाह इस रणनीति में जुट गए कि ऐसे कैसे विपक्ष जीत जाएगा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, जीत की खुशफहमी का शिकार हो गई। अमित शाह ने हार की वास्तविकता को स्वीकार करके आगे का प्लान बना लिया। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई और कांग्रेस हुड्डा बनाम रणदीप सुरजेवाला बनाम शैलजा कुमारी की लड़ाई में ही फंसकर रह गई। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ बीजेपी ने सबसे शानदार जीत हासिल की और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने का सपना ही देखते रह गए। उसके 2 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने 26 साल बाद विजय हासिल की और तो और केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी सीट बचा नहीं पाए।
2025 के फरवरी में दिल्ली जीता तो नवंबर में बिहार में एनडीए की सीटें 200 पार चली गईं, जिसमें बीजेपी 89 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बन गई। इन लगातार शानदार जीत से अमित शाह ने साबित कर दिया कि 2024 में 240 सीटों पर बीजेपी का आना महज सहयोग था। उनका राजनीतिक प्रयोग बीजेपी को लंबे समय तक सत्ता में रख सकता है, जैसा दावा वो पहले भी कर चुके हैं। लेकिन बार बार राज्य दर राज्य बीजेपी की जीत होती गई तो विपक्ष ने एसआईआर से लेकर वोट चोरी जैसे आरोप लगाए। अमित शाह ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस को उल्टा आईना दिखा दिया। भारत की राजनीति में जब भी जोड़ियों को याद किया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी सबसे अहम होगी। जहां पीएम मोदी एक साधारण परिवार से आते हैं, वहीं अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक संपन्न व्यापारी परिवार में हुआ था। जन्म भले ही मुंबई में हुआ, लेकिन उनका बचपन गुजरात के मेसाहाणा जिले के मानसा कस्बे में बीता। वहां प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शाह अहमदाबाद चले गए, जहां उन्होंने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की। 20 साल की उम्र में उन्होंने पीवीसी पाइप बनाने की छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। वो गुजरात में सिंचाई के लिए पाइप बनाने वाले पहले उद्यमी थे। शाह ने पढ़ाई भले ही बायोकेमिस्ट्री में की, लेकिन राजनीति की केमिस्ट्री को वो छात्र जीवन से ही बेहतर तरीके से जानते थे। शाह जल्द ही आरएसएस से जुड़ गए। आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक रति भाई पटेल के साथ 1980 के दशक में अमित शाह साइकिल पर संघ के लिए प्रचार करने लगे। आरएसएस में ही उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। तब किसने सोचा होगा कि एक दिन इनकी जोड़ी भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा कमाल कर देगी। अमित भाई का आज बधाई देना चाहता। हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। 1980 के दशक में ही नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के तब के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह वाघेला से अमित शाह की मुलाकात करवाई। वाघेला भी शाह के अनुशासन और परिश्रम से काफी प्रभावित हुए। इसलिए बीजेपी में उनकी तरक्की इतनी तेजी से होती गई कि 1991 का लोकसभा चुनाव आते आते अमित शाह अहमदाबाद में बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के चुनाव प्रभारी बन गए। 61 साल के अमित शाह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश के सबसे ताकतवर नेता हैं। बल्कि बीजेपी किस राज्य में कैसे चुनाव लड़े और उसे जीत कैसे मिले, इसकी समूची रणनीति वही बनाते हैं। उनके इस हुनर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 साल पहले समझ लिया था। इसीलिए 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान अहमदाबाद में लालकृष्ण आडवाणी के चुनाव प्रचार का प्रभारी अमित शाह को बनाया गया था। उस चुनाव में बम्पर वोटों से आडवाणी की जीत हुई और शाह की प्रतिभा का लोहा तभी से बीजेपी मानने लगी थी। आडवाणी 1991 से 2014 तक अहमदाबाद सीट से ही चुनाव जीतते रहे। बीच में 1996 में हवाला कांड के कारण वो एक बार चुनाव नहीं लड़े। संयोग देखिए कि पहली बार आडवाणी के चुनाव प्रभारी बनने वाले अमित शाह ही 2019 में आडवाणी की जगह अहमदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार बने और वहां से जीत हासिल की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाह को अपनी सरकार में गृह मंत्री बनाया। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2019 में केंद्र में पीएम मोदी के साथ अमित शाह पहली बार काम कर रहे थे। उससे पहले गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह समेत कई अहम मंत्रालयों को अमित शाह संभाल चुके थे। एक तरफ देश ने उनकी संगठनात्मक क्षमता को देखा तो दूसरी तरफ गृह मंत्री के रूप में उनके फौलादी फैसलों को।
5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए CAA लागू किया। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जिसके कारण देश नक्सल मुक्त हो सका। ब्रिटिश काल के IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट जैसे कानूनों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता के नाम से नए कानून बनाए। उसी तरह जुलाई 2021 से सहकारिता विभाग के पहले मंत्री के रूप में उन्होंने ग्रामीण विकास और किसानों के सशक्तिकरण के लिए सहकार से समृद्धि का लक्ष्य रखा। लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। देश का गृह मंत्री बनने से पहले अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे और उससे पहले गुजरात में राजनीति की एक लंबी पारी खेल चुके थे। 1995 में गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार बनाने में मोदी और शाह ने अहम भूमिका निभाई। उसके बाद 2021 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अमित शाह उनकी सरकार में सबसे भरोसेमंद मंत्री बने। अमित शाह एक साथ सरकार, प्रशासन और संगठन में तालमेल करने वाली कड़ी बन चुके थे। इस बीच उन्होंने गुजरात में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में भी महत्वपूर्ण बदलाव ले आए। लेकिन राजनीतिक उठापटक के बीच 2013 में जब तय हो गया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का चुनावी नेतृत्व नरेंद्र मोदी करेंगे तो उनके सबसे बड़े सारथी और साथी बनकर फिर से अमित शाह ही उभरे। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय सवाल उठ रहा था कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश जीत पाएगी। यह सवाल इसलिए उठ रहा था कि 2009 के चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 10 सीटें मिली थी। तब बीजेपी को जिताने का जिम्मा नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने अमित शाह को दिया और अमित शाह ने वो कर दिखाया जो तब तो असंभव सा लगता था। 80 में से 71 सीटें बीजेपी ने जीती और 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने। भारतीय राजनीति में एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल तक ये कहावत भारतीय राजनीति में सही साबित हुई। इसलिए अमित शाह ने 2014 के चुनाव में यूपी विजय पर पूरा जोर लगा दिया था। उसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना चुनाव लड़ा। 2014 में उत्तर प्रदेश में मिली जीत को अमित शाह ने भावी जीतों की बुनियाद बना दिया। उनका कद इस कदर बढ़ता और ऊपर चढ़ता गया कि बड़े बड़े धुरंधरों को लगता है कि भारतीय राजनीति को मिल गया एक नया चाणक्य।